काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 22। एक पूर्व शूरवीर, एक तीरंदाज और एक हत्यारा। शायद मैं अपनी स्वयं की छद्म लड़ाकू ब्रिगेड बना सकूं। दुश्मन को कितना आश्चर्य होगा यदि उड़ते हुए कंकालों की ब्रिगेड और रसोइयों, कलाकारों और मूर्तिकारों का एक समूह, जो वास्तव में विशेषज्ञ हैं, उनसे लड़ने के लिए आ जाए। केल धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। क्या वे सभी औसत से ऊपर की क्षमता वाले हैं? हाँ, वे तीनों वाइस कैप्टन हिल्समैन निम के स्तर के हैं। मानव, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई मजा है क्या? बताओ बताओ, रॉन ने पूछा, लेकिन केल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने रॉन की ओर देखा। चोई हान इस तरह की बातों में उदास था, लेकिन रॉन नहीं था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, रॉन मुस्कुराने लगा। युवा मास्टर निम, क्या ये क्षेत्र रहने के लिए आपकी अपेक्षा से बेहतर जगह नहीं है? ऐसा ही लगता है। काउंट डेरूथ उस समय महल की दीवार को मजबूत करने की प्रक्रिया में थे, जब से केल ने उन्हें उत्तरी गठबंधन के बारे में बताया था। यह म्यूलर के ब्लूप्रिंट का उपयोग करके बड़े पैमाने पर निर्माण था। इसके अलावा उनके पिता सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके कौशल स्तर को बढ़ाने में व्यस्त थे। बेशक वह ऐसा करने के लिए क्षेत्र के नागरिकों पर कर नहीं लगा रहे थे। अगर वह ऐसा कर रहे होते तो क्या वे सभी इस तरह जश्न मनाने के लिए यहाँ आते? काउंट डेरूथ अपना पैसा काम पर लगा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह अभी भी पर्याप्त था। बहुत अच्छा। केल ने अपने शरीर को बहुत नरम सोफे पर टिका दिया। वह ऐसी स्थिति में था जिससे उसे नींद आने में आसानी होती, हालांकि ऐसी स्थिति केल के लिए उपयुक्त थी। हाँ, वहाँ जो आदमी है वह तीरंदाज है। कला प्रतियोगिता अभी चल रही थी। हालांकि यह प्रतियोगिता से ज्यादा एक इवेंट की तरह थी। विजेता का निर्धारण करने के लिए दूसरे दौर का आयोजन सार्वजनिक रूप से किए जाने से पहले कलाकृति को पहले दौर की जजिंग से गुजारा गया। पहले दौर के क्वालिफाई हेनिट्यूज कैसल के पीछे स्टोन माउंटेन और खदान की अपनी कलाकृति दिखा रहे थे। इस आयोजन से एक विजेता अवश्य निकलेगा। केल ने अपनी नज़र उस तीरंदाज कलाकार की ओर घुमाई जिसकी ओर चोई हान ने इशारा किया था। लंबी दाढ़ी वाला छोटे बालों वाला आदमी उछलकर खड़ा हो गया और चित्रफलक पर एक्स के आकार में अपना ब्रश घुमाने लगा। यह नहीं, मैं इतना भयानक क्यों हूं? मैं ऐसी बेकार कला कैसे कह सकता हूं? मेरे हाथ पागल हैं। जैसे ही आदमी ने अपने बाल पकड़ लिए, पेंट चारों ओर उड़ने लगा। मैं तो कूड़ा हूं। कला ऐसी कोई चीज नहीं है। कैल ने पेंटिंग को देखते हुए सोचना शुरू कर दिया। लेकिन ये सचमुच अच्छा है। केल ने चोई हान की ओर देखा, जिसने उसकी नजरें चुरा ली। चोई हान आंख से आंख नहीं मिला पाया, लेकिन फिर भी बोलना शुरू कर दिया। वह काफी संवेदनशील है। वह इस क्षेत्र में सबसे कम समय के लिए रहा है, केवल 3 महीने। वे कहते हैं कि उसने झुग्गियों के शीर्ष पर सफेद पेड़ के बगल में एक घर बनाया है, ये कहते हुए कि यह उसकी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? केल ने नीचे देखा तो ऑन और हॉन्ग हंसते हुए म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। वह मानवभक्षी वृक्ष झुग्गी झोपड़ियों में स्थित है, जहां से केल ने अपनी पहली प्राचीन शक्ति, अविनाशी ढाल, अर्जित की थी। केल की बदौलत वह वृक्ष नीले पत्तों के साथ सफेद हो गया था। यह नहीं है। मैं ये कचरा लोगों को नहीं दिखा सकता। केल ने रॉन से बात करना शुरू किया। चलो उस आदमी को छोड़ देते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में सफेद पेड़ ने केल पर प्रतिक्रिया की क्योंकि वह अविनाशी ढाल का मालिक था। तो क्या होगा अगर पेड़ उस तीरंदाज से मिलने जाने पर केल पर प्रतिक्रिया करे? मैं अंततः उनकी प्रेरणा बन सकती हूँ। उसे यह बुरा लग रहा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। मूर्तिकार का क्या हुआ? क्या वे कल प्रारंभिक कार्यक्रम में आएंगे? नहीं, केल निम। तब वे इसमें सफल नहीं हो सके। श्रीमती चोई हान ने आगे बोलने से पहले एक क्षण तक विचार किया। वे आखिरी स्थान पर आए। ऐसा लगता है कि उनमें मूर्तिकला के लिए कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन वे हत्या करने में कुशल हैं। रॉन ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए केल से पूछा, युवा मास्टर निम, क्या मुझे एक रेस्तरां आरक्षित करना चाहिए? हाँ, कला प्रतियोगिता को इत्मीनान से देखते हुए केल ने इस बात पर विचार किया कि क्या उसे पहले शेफ से मिलना चाहिए। बेशक ये कहने की जरूरत नहीं थी कि उसने उस कलाकार तीरंदाज पर आह भरी जिसने क्षेत्र से बाहर भागने से पहले खुद को कचरा कहा था। ओराबुनी, लिली की पुतलियां कांप रही थीं। केल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ए प्लेस ऑफ वारमथ नामक रेस्तरां में प्रवेश कर गया। युवा मास्टर केल, आपका स्वागत है। क्षेत्र के स्वामी का बेटा आया हुआ था। यह स्वाभाविक ही था कि रसोया उसे आदरपूर्वक अभिवादन करने के लिए बाहर आया। 70 साल का बूढ़ा आदमी फिट था, लेकिन सालों ने उसके शरीर पर असर जरूर डाला था। जब केल को इस बूढ़े आदमी के बारे में पता चला तो वह चौंक गया, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा।
मैं तुम्हें तुम्हारे आरक्षित कमरे तक ले जाऊंगा। महल के सामने के रेस्तरां अक्सर एक अलग कमरा तैयार रखते थे जब महल के कर्मचारी मेहमानों को लेकर आते थे। केल ने बूढ़े आदमी से नजरें मिलाईं, जो देख सकता था कि केल चुपचाप सीधे उसकी ओर देख रहा था। लिली बहुत घबराई हुई लग रही थी क्योंकि वह शेफ और केल के बीच बार बार देख रही थी। अंततः केल ने अपना हाथ रसोई की ओर बढ़ाया। मेरी माँ के शिक्षक से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या? लिली चौंक गई जब उसने शेफ की ओर देखा और चिल्लाने लगी, मास्टर जी, आप तो माँ के गुरु हैं। आह मास्टर! उसने अवचेतन रूप से जो शब्द कहा उससे लिली ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। लिली कमरे में इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि क्या कहना है। तभी उसने देखा कि उसका भाई मुस्कुरा रहा था। वह पकड़ी गई। ये परिवार से छुपा हुआ था। नहीं, हालांकि लिली को यह नहीं पता था कि काउंटेस वायलिन को उसके मालिक के बारे में बहुत पहले से पता था। मैं इसलिए आया क्योंकि मैं अपनी माँ की शिक्षिका और अपनी बहन के गुरु से मिलना चाहता था। शेफ चुप रहा। उसने केल को देखा, फिर हंसने लगा। मैं काउंटेस की शिक्षिका कहलाने के लायक नहीं हूँ। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। शेफ एड्रो नाइट्स ब्रिगेड के पूर्व कैप्टन थे। केल को याद आया कि रॉन ने एड्रो के बारे में क्या रिपोर्ट दी थी। जो लोग इस इलाके में 15 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, वे इस आदमी की पहचान जानते हैं। वह काउंटेस के साथ आया था। वायलिन एक पतित कुलीन परिवार से थी। वह हेनिट्यूज क्षेत्र में विलासिता की वस्तुओं का व्यापार करने आई थी, जबकि वह एक व्यापारी संघ चला रही थी। एड्रो ही वह व्यक्ति था जो उस यात्रा के दौरान अपने समूह को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार था। वह वायलिन के परिवार का नाइट कैप्टन था, और जब वायलिन ने कहा कि वह व्यापारियों की क्रूर दुनिया में जाना चाहती है, तो उसने एक नाइट के रूप में अपना जीवन त्याग दिया और उसकी रक्षा के लिए एक भाड़े के सैनिक में बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि जब काउंटेस छोटी थी तब वह उनके तलवार प्रशिक्षक थे। काउंट डेरूथ और यहाँ तक कि बेसन भी ज्यादातर रईसों की तरह तलवार चलाने में सक्षम थे। वायलिन भी अपवाद नहीं था और उसे भी मूल बातें पता थीं। वह यहीं रुके और कहा कि जब काउंटेस ने लॉर्ड डेरूथ से विवाह किया था तब शेफ बनना उनका सपना था। केल, लिली और बेसन को इस बारे में पता नहीं था क्योंकि यह 15 साल से भी ज्यादा पहले हुआ था। जाहिर है उसके पिता ने एड्रो के लिए भी यह रेस्टोरेंट बनवाया था। मैंने सुना है कि यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। केल मंद मंद मुस्कुराया, जबकि एड्रो थोड़ा सख्त हो गया। इस कमीने से बुरा कोई कूड़ा नहीं था। अतीत में एड्रो ने सोचा था कि उसे केल जैसे कमीने को कुछ सख्त प्यार सिखाने की जरूरत है, क्योंकि उसने केल को शराब पीते और हंगामा करते देखा था। वह ऐसे घटिया इंसान को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। यह आपके मानकों के अनुरूप होना चाहिए। एड्रो ने केले को कमरे में ले जाने से पहले आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मानव, अपनी बहन के साथ भोजन का आनंद लो। केल और लिली एक ही कमरे में थे जबकि बाकी लोग दूसरे कमरे में थे। ऐसा इसलिए था ताकि रॉन, ऑन और होन शांति से खाना खा सकें। मैं आपकी सेवा करूंगा। रॉन ने केल के पीछे पीछे जाकर एड्रो से नजरें मिलाईं। एड्रो ने काउंटेस से सुना था कि रॉन एक हत्यारा है। वह इस तथ्य से हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान इस तथ्य से कि रॉन का कौशल स्तर इतना ऊंचा था कि वह ये नहीं देख पा रहा था कि रॉन कितना शक्तिशाली है। तुम धूर्त कमीने हो। हाँ, क्यूंग, तुम भी वैसी ही हो। एड्रो ने रॉन के चेहरे पर सौम्य मुस्कान को ध्यान से देखा। उसने लिली और केल को कमरे में बैठे देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसे खाना बनाने जाना था। रॉन उसके पीछे पीछे गया। उस समय एड्रो सुन सकता था कि केल लिली से क्या कह रहा था। वह एक प्रतिभाशाली तलवारबाज है। ठीक से सीखो। एड्रो ने रॉन की ओर देखा। हमारा युवा स्वामी अब बड़ा हो गया है। रॉन देख सकता था कि एड्रो के कंधे के पीछे से केल उसे देख रहा था, जबकि एड्रो दरवाजा बंद कर रहा था। केल का बचपन बहुत अच्छा बीता। वह एक बहुत ही चालाक व्यक्ति बन गया। क्लिक करें। एक धीमी आवाज के साथ दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया और रॉन ने वे बातें कहनी शुरू कर दी जो पहले से तैयार की गई थी। क्यूंग, हमारे युवा मास्टर मिस लिली के कारण आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वह उस व्यक्ति से मिलना चाहते थे जो काउंटेस की सेवा करता था। हमने काउंटेस को अपनी यात्रा के बारे में नहीं बताया, इसलिए कृपया इसे हमारे लिए गुप्त रखें। रॉन ने केल द्वारा कही गई बातों में कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ दी। हमारा युवा मास्टर निम अब अपनी माँ के जीवन के बारे में जानना चाहता है। एड्रो, 70 साल का बूढ़ा आदमी जिसने अपने स्वामी और शिष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, गहराई से सोचने लगा। वह अभी भी दरवाजे के माध्यम से केल और लिली की बातचीत सुन सकता था। लिली, मुझे विश्वास है कि तुम एक अद्भुत तलवारबाज बनोगी। धन्यवाद, ओराबुनी।
मैं इस क्षेत्र की रक्षा करने वाला संरक्षक नाइट बनूंगा। अहम। एड्रो ने रसोई की ओर जाने से पहले एक नकली खांसी निकाली। रॉन उसके पीछे पीछे गया और उसे याद आया कि केल ने उसे क्या करने के लिए कहा था। ऐसा बनाओ कि अगर भविष्य में क्षेत्र खतरे में हो तो एड्रो आगे आना चाहेगा। उसकी उम्र के कारण उसके लिए अग्रिम पंक्ति में रहना मुश्किल होगा, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति का आगे आना लोगों के दिलों को छू जाएगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? केल बहुत होशियार और चालाक हो गया था। बेशक रॉन को ये सब पसंद था। उन्होंने कम से कम एक व्यक्ति के लिए चारा बिछाया था। रात्रि भोजन के बाद दूसरे व्यक्ति का समय हो गया। ईमानदारी से कहूं तो यह आखिरी व्यक्ति था, क्योंकि उन्होंने तीरंदाज के बारे में भूलने का फैसला कर लिया था। मानव, रात का समय होने के बावजूद यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बहुत उजाला है। ये खूबसूरत है। भूमिगत शहर के विपरीत अंधेरे में चमकती हुई चीजें मेरे दिल की धड़कन तेज कर देती हैं। केल ने भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था, जबकि मैरी, जिसने काला लबादा पहना हुआ था, अदृश्य राउन और चोईहान, जिसने ऑन और हॉर्न को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, उसके बगल में चल रहे थे। व्यस्त रात्रि बाजार लोगों से भरा हुआ था, जब केल चुपचाप अपना हुड पहने हुए वहां से गुजर रहा था। कुछ स्वादिष्ट महक रहा है। मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं। मुझे वो चिकन कटार खरीद कर दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। केल ने आह भरी और पीछे मुड़ा। डिप्टी बटलर हंस उनका पीछा कर रहा था। हंस, जी श्रीमान, 3 चिकन कटार भी डाल दो। हाँ हाँ सर, मैं हमारी प्यारी तिकड़ी के लिए कुछ चिकन कटार खरीदने जाऊंगा। हंस के हाथों में खाने के कई बैग थे। वे सभी ऐसी चीजें थीं जो वे घर जाकर खाने वाले थे। हंस की खुशी पर केल ने अपना सिर हिलाया और फिर चलना जारी रखा। वह वहां मौजूद अनेक आभूषणों की दुकानों में से एक के सामने चलते हुए रुक गया। स्वागत है। एक हैरान महिला ने उछलकर केल का स्वागत किया। ये गंभीर है। रहस्यमयी मूर्तियों को देखकर केल अवाक रह गया। उसने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा। ये वही मूर्तिकार था जिसके बारे में वे मानते थे कि वह एक प्रतिभाशाली हत्यारा था। वह निश्चित रूप से कुशल है। मैं उसकी असली पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं था। युवा मास्टर निम, एक हत्यारे के लिए इसका आधा हिस्सा उनकी पहचान छिपाने की क्षमता में निहित है। उन्होंने एक मूर्ति की ओर इशारा किया। क्या ये शैतान है? वह सौम्य महिला, जो 40 वर्ष की लग रही थी, का सौम्य व्यक्तित्व किसी पड़ोसी की तरह था। हालांकि ये मूर्तियां काफी अनोखी थीं। हालांकि वह नहीं बता सकता था कि वे क्या थे, लेकिन वे सभी ठंडे और डरावने लग रहे थे। इसने उसे शैतानों, तलवारों और अनंत अंधकार जैसी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एगो, यह एक फूल है। ये फॉसिथिया है। उद्धरण फॉसिथिया, यह तो चौंका देने वाला है। मानव, यह निश्चित रूप से फॉसिथिया नहीं है। यह अपने आप में एक प्रतिभा थी। केल ने जब मूर्ति को उठाया तो उसे सचमुच इस बात पर यकीन हो गया। केल को लगा कि यह एक दहाड़ता हुआ शैतान है। तुम सही हो, ये फॉसिथिया है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सच में? हाँ, मैं इसे किसी खास व्यक्ति को उपहार में देना चाहता हूँ। केल ने जो भी मन में आया उसे बकवास बना दिया। रिश्ता बनाने की यह प्रक्रिया वाकई मुश्किल थी। मानव, अगर तुम सच में मुझे देना चाहते हो तो मैं वह चौंकाने वाली मूर्ति भी स्वीकार कर लूंगा। क्या यह एक बाघ है? ये बहुत प्यारा खरगोश है। उद्धरण। हाँ, ये भी मुझे दे दो। खरगोश शैतान के रक्षक कुत्ते जैसा लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये अद्भुत मूर्तियां हैं। केल ने दोनों मूर्तियां उठाईं और अंत तक मूर्तिकार से धीरे धीरे बात करते रहे। वे मेरी शैली हैं। मैंने पहले कभी ऐसी प्रशंसा नहीं सुनी। मैं बहुत प्रभावित हूँ। अधेड़ उम्र की महिला की आंखें प्रशंसा से भरी थीं। उसे इस तरह से अभिनय करते देख केल को एक बात का यकीन हो गया। वह वास्तव में एक अच्छी अभिनेत्री हैं। लोग सचमुच यही सोचते थे कि वह एक मूर्तिकार थी जिसमें कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसे मूर्तियां बनाने का शौक था और वह अपने जुनून से प्रभावित थी। उसे याद आया कि रॉन ने उससे क्या कहा था। यह आश्चर्यजनक है कि अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वह 2 चीजों में से एक है, एक हत्यारा या जासूस। उनकी जांच के परिणामों से पता चला कि वह जासूस नहीं थी। उन्हें हेनिट्यूस क्षेत्र में उसके आने का कारण नहीं पता था, लेकिन वह पिछले 3 सालों से यहाँ मूर्तिकार होने का नाटक कर रही थी। रॉन ने कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था और जब उसने उसे देखा भी था, तो वह केवल उसकी छिपी हुई पहचान ही बता पाया था, क्योंकि चोईहान ने कहा था कि वह मजबूत है। केल ने शैतान खरगोश और शैतान फॉसिथिया प्राप्त किया जो महिला ने उसे दिया था। उसने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए।
एगो, मेरे पास कोई खुला पैसा नहीं है। एक सोने का सिक्का उसके हाथ में आ गिरा। बेचारे मूर्तिकार को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। केल ने बोलना शुरू किया, यह आपके द्वारा किए गए सभी कष्टों के लिए मेरी ओर से उपहार है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मेरी कड़ी मेहनत को पहचानने वाले पहले व्यक्ति हैं। केल ने उस अधेड़ उम्र की महिला को देखते हुए अपना हुड थोड़ा सा हटाया। केल हेनेट्यूस, उस क्षेत्र के स्वामी के बेटे का चेहरा सामने आ गया। हाँ, युवा मास्टर निम। मूर्तिकार चौंक गया और जल्दी से झुकने की कोशिश की। वह वाकई एक अच्छी अभिनेत्री थी। केल उसके पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, यह आपके संघर्ष के लिए मेरी ओर से उपहार है। माफ करें, क्या छुपकर जीना कठिन नहीं है? अधेड़ उम्र की महिला की आंखें ठंडी हो गईं। तभी केल के पीछे कोई दिखाई दिया। वह बिना कोई आवाज किए अचानक प्रकट हो गया था। रॉन, तुम बाकी का ध्यान रखो। हाँ, युवा मास्टर निम। केल ने हत्यारे मूर्तिकार से बात करना शुरू किया, जिसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी निगाहें थीं। आज के लिए काम बंद करने के लिए एक सोने का सिक्का ही काफी है। आपके पास रॉन से बात करने के लिए बहुत समय होगा। भागती हुई मूर्तिकार हत्यारी फ्रीशिया ने रॉन को आते हुए नहीं देखा। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी तेज हत्यारे इंद्रियों को धोखा देने में सक्षम था। रॉन को देखते हुए वह चौंक गई। केल ने हल्की मुस्कान बिखेरी और फ्रीशिया से बात करना जारी रखा। क्या दौड़ना मुश्किल नहीं है? जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। युवा मास्टर निंग, बाकी का ध्यान मैं रखूंगा। केल ने ये काम रॉन पर छोड़ दिया, क्योंकि एक हत्यारे को दूसरे हत्यारे से बातचीत करने में ही भलाई है। रॉन ने कईल से पूछा कि क्या उसे जानकारी चाहिए। कईल को स्वाभाविक रूप से जानकारी चाहिए थी। वह अब तक उपन्यास पढ़ने से मिली जानकारी पर निर्भर था, लेकिन वह खत्म हो रहा था। वह भविष्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए बेताब था। उसके पास वर्तमान में जो जानकारी थी, उसके साथ उसके पास अधिकतम 1 या 2 साल ही बचे थे। मैं तुम्हें अपने हाथ और झूठ का बदला चुकाऊंगा। रॉन ने कहा कि वह उसे पैसे लौटा देगा, जबकि केल ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। म्याऊं म्याऊं। ऑन और हॉन्ग सहज रूप से महसूस कर सकते थे कि मूर्तिकार उनके जैसा ही था। सिर्फ ये तथ्य कि फ्रीशिया भाग रही थी, उन्हें इस व्यक्ति को पसंद करने लगा, जो रॉन का छात्र या अधीनस्थ बन सकता था। मानव, यह मेरे दिल के लिए कठिन होगा, लेकिन अगर आप मुझे दोनों दे देंगे तो भी मैं इसे स्वीकार करूंगा। जिन मूर्तियों को ऑन और हॉन्ग ने भी घृणित पाया था, उन्हें सुरक्षित रूप से राउन के खजाने में, उसके दूसरे आयाम में ले जाया गया। कुछ दिनों बाद कैले ने महोत्सव के अंतिम दिन एक फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए। फ्रीशिया, हाँ, युवा मास्टर निम। मैं आप जैसे होनहार मूर्तिकार को प्रायोजित करने में प्रसन्न हूँ। सौम्य फ्रीजिया ने एक विनम्र और प्रशंसापूर्ण भाव के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। युवा मास्टर निम, हालांकि मैं केवल 3 वर्षों से मूर्तिकला कर रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से मूर्तिकला की दुनिया में एक बड़ा नाम बनूंगा। केल, रॉन और फ्रीशिया सभी इस बकवास पर मुस्कुरा रहे थे। जाहिर है उसने मुखिया को मार डाला। क्यों? उनके हत्यारे गिरोह का नियम था कि केवल कुलीनों के बीच हत्या का काम लिया जाए। हालांकि नए मुखिया ने एक छोटे बच्चे का अपहरण करने का काम लिया। उसने उसे पागल बदमाश कहा और उस काम को करने की कोशिश करने पर उसे मार डाला और फिर भाग गई। क्या गिल्ड उसका पीछा कर रहा है? नहीं, उसने उस सरदार को भी मारने की कोशिश की जिसने ये काम सौंपा था। यह मूर्तिकार बहुत साहसी था। वह महानुभाव कौन है? वे दक्षिण पश्चिम की देखरेख करने वाले परिवार के एक जागीरदार परिवार से संबंधित हैं। उसे जैकपॉट मिल गया था। अगर दक्षिण पूर्व दिशा विपर किंगडम को छू रही थी, तो दक्षिण पश्चिम दिशा साम्राज्य के बगल में थी। ये भविष्य में उसके लिए उपयोगी होगा। फ्रीशिया, मैं भविष्य में कई मूर्तियां बनाने की आशा करता हूँ। हाँ सर, मैं केवल वही मूर्तियां लाऊंगा जो आपको पसंद आएंगी। रॉन को पता था कि वे वास्तव में मूर्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उसने बताया कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो उसका पीछा करते थे। केल ने स्वाभाविक रूप से कहा कि सभी लोग यहाँ एकत्रित हों। यदि वह एक छद्म लड़ाकू ब्रिगेड बनाने जा रहा था तो क्या उसे यह काम ठीक से नहीं करना चाहिए था? केल ने फ्रीशिया और रॉन को अध्ययन कक्ष में कैलेंडर देखने से पहले ही बाहर भेज दिया। उसकी नज़र खास तौर पर 3 सप्ताह बाद की ओर थी। ये जल्दी आ जाएगा। 3 सप्ताह जल्दी ही बीत गए, जैसा कि केल ने उम्मीद की थी। नूना, सोप। हाँ, रोसेलिन ने एक गहरी सांस ली, जबकि चौथा राजकुमार रोसेलिन का हाथ पकड़कर रो रहा था। मेरी बहन ऐसी जर्जर और भयानक जगह पर कैसे रह सकती है? मेरी बहन, जो दुनिया में सबसे अच्छी है। तुम ऐसी जगह क्यों रहोगी जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं?
सिस्किया, एक नीच काउंट के इलाके में रहना। क्यों? सिस्किया। चौथे राजकुमार की बात सुनते हुए केल ने लापरवाही से एक कुकी उठा ली। वह देख सकता था कि रोजलिन की हथेली के ऊपर एक गोल पानी का गोला था। उसने रोजलिन को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वह रोने वाला कौन है? हमारा घर अच्छा है क्योंकि वहां बहुत सारे पत्थर हैं। कितना बेवकूफ रोने वाला बच्चा है। राउन की आवाज ठंडी थी। यह कोई और नहीं बल्कि रोसालिन द्वारा बताए गए अपरिपक्व रोते हुए राजकुमार थे। हालांकि उस राजकुमार ने अभी कैल की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। वैसे मानव, आज तुम मेरे पैर के अंगूठे जितने मजबूत दिख रहे हो। चौथे राजकुमार को देखने के लिए केल ने काफी समय बाद पहली बार प्रभावशाली आभा धारण की थी। बिना किसी शक्ति या प्रभाव के एक निम्न कोटि के काउंट का परिवार मेरी बहन की सेवा करना चाहता है। ये पहली बात थी जो चौथे राजकुमार पेन ने कही थी जब केल उसका अभिवादन करने गया था। उस क्षण से उसने अपना प्रभुत्वशाली आभामंडल चालू कर दिया। क्रंच। केल के कुकी खाने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। चौथे राजकुमार ने केल की नजरों से और भी ज्यादा बचना चाहा। क्रंच क्रंच। केल ने चेहरे पर सौम्य भाव रखते हुए कुकी खाना जारी रखा। संदर्भ के लिए, केल को अपरिपक्व रोने वाले लोगों से सबसे अधिक नफरत थी। केल निश्चित रूप से सम्मानजनक तरीके से बैठा था और कुकी खाते समय एक सच्चे रईस की तरह दिख रहा था। क्रंच क्रंच। वह उचित शिष्टाचार का पालन करने के लिए यथासंभव चुपचाप कुकी खा रहा था, लेकिन फिर भी पूरे कमरे में कुरकुराहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। मानव, क्या कुकी स्वादिष्ट है? केल को अपने पीछे राउन की सांस फूलने की आवाज सुनाई दे रही थी। महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। रोने वाला चौथा राजकुमार पेन जल्दी से केल से दूर हो गया। रोआन साम्राज्य के युवराज अल्बेरू क्रॉसमैन ने उनसे कहा था कि केल एक प्रतिभाशाली और सम्मानीय व्यक्ति थे। मेरा मानना है कि कैले हेनिट्यूज अंततः राज्य का खजाना बन जाएगा। हालांकि पेन ने सोचा कि अपनी बड़ी बहन की सेवा करना पर्याप्त नहीं था, जो ब्रेक किंगडम की स्टार थी। जब पेन पहली बार कैल से मिले थे तो वे एक संघर्षशील कुलीन व्यक्ति लग रहे थे। हेनिट्यूज क्षेत्र वर्तमान में भी भयानक लग रहा था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे वर्तमान में महल और महल की दीवारों को मजबूत कर रहे थे। पर यह क्या? पेन ने तुरंत महसूस किया कि रोजलिन और केल का रिश्ता उसकी उम्मीद से अलग था। रोजलिन और केल एक ही स्तर के लग रहे थे। इस तथ्य से पेन रोने लगे। नूना, तुम ऐसी जगह पर क्यों कष्ट झेल रही हो? रो। पेन, यहाँ तुम्हें सांत्वना देने के लिए कोई नूना नहीं है क्योंकि तुम रो रही हो। रोजलिन चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे से बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज का लहजा क्रूर था। पेन, तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम हमारे राज्य का गौरव थी, नूना। वह सुंदर, स्मार्ट और स्टाइलिश थी। ब्रेक राजघराने के लिए जिसके पास कुछ भी खास नहीं था, रोजलिन एक चमकती हुई रोशनी थी। वर्तमान क्राउन प्रिंस पेन के बड़े भाई एक मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास उनकी मेहनत के अलावा और कुछ खास नहीं था। पेन को ये बात पसंद नहीं आई। उसके हिसाब से उस सुनहरे मुकुट की हकदार सिर्फ यही लाल बालों वाली औरत थी जिसके सामने लाल पुतलियां थीं। उसकी बहन ही अकेली थी। लेकिन तुम अचानक कुछ अजीब लोगों के साथ आ गए और सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद तुम कैसे गायब हो सकते हो? पेन की यह बात सुनकर कि उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है, रोजलिन झेप गई और कैल की ओर देखने लगी। कैल, जो हमेशा की तुलना में अधिक कठिन लग रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने उसकी ओर देखा। उसने केल को इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन रोजलिन और चोई हान ने अपनी यात्रा के दौरान ब्रेक साम्राज्य के एक महल को उड़ा दिया था। नूना, मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता था, लेकिन तुम इस तरह के अभावग्रस्त ग्रामीण इलाके में क्यों रहना चाहती हो, जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं? संदर्भ के लिए, पेन और केल एक ही उम्र के हैं। ये रोने वाला बच्चा भी 18 साल का था। केल को ये बात चौंकाने वाली लगी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि शाही परिवार का एक सदस्य, जिसे जिम्मेदारी और गरिमा की भावना पैदा करनी चाहिए थी, वास्तव में एक अपरिपक्व बच्चा था। क्राउन प्रिंस ने ये क्यों कहा कि यह मूर्ख एक ईमानदार और सभ्य व्यक्ति है? केल ने अल्बेरू क्रॉसमैन के चरित्र के बारे में सवाल उठाया। पेन उस दौरान लगातार मुंह फुलाता रहा। नूना, मैंने उस महल की देखभाल की जिसे तुमने नष्ट कर दिया था। इसे साफ किया गया और मैंने तुम्हारे महल को बहाल भी किया। लागतों के बारे में चिंता मत करो, मैंने अपने महल के लिए आवंटित धन का उपयोग इसकी देखभाल के लिए किया। ओह, मुझे लगता है कि वह थोड़ा प्रतिभाशाली है। पेन ने जब रोना बंद कर दिया तो वह ठीक लग रहा था। नूना, अभी भी बहुत सारे लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
ये सच था, बहुत से लोग अपने चमकते सितारे के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तुम मुझे वारिस का पद वापस लेने के लिए कह रहे हो जो मैं चाहता ही नहीं। क्या तुम अपने बड़े भाई के सपनों पर कदम रखने की कोशिश कर रहे हो? रोजलिन का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उनके छोटे भाई, वर्तमान क्राउन प्रिंस, इस पद को नहीं चाहते थे। जब वह अभी भी क्राउन प्रिंसेस थीं, तो वह हमेशा उनसे कहते थे कि वह ब्रेक किंगडम को एक अच्छा राज्य बनाने में उनकी मदद करना चाहते हैं। वह शुद्ध व्यक्तित्व ही था जिसके कारण उसे लगा कि वह भविष्य का राजा बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। यही कारण था कि उसके पिता और मां ने उनके निर्णयों का सम्मान किया था। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन पेन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। केल ने उसे देखा और सोचना शुरू कर दिया। वह तो अभी बच्चा है। पेन ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद उसे अपनी बात पर यकीन हो गया। चौथा राजकुमार और 6 बच्चों में सबसे छोटा रोजलिन की ओर देखा और फिर से अपनी आवाज ऊंची की। तो फिर तुम इस देहाती गांव में क्या कर रही हो, नूना? मुझे लगा कि तुम्हारा सपना जादूगर बनना है। तो क्या तुम्हें कम से कम एक महाजादूगर बनने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? एक पूर्व राजकुमारी के लिए इस तरह के छोटे से इलाके में जादूगर के रूप में रहना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि तुम किसी मैजिक टॉवर या किसी और चीज की मालकिन हो। क्या तुम किसी इलाके की जादूगरनी बनकर संतुष्ट हो? उसकी बहन पहले ये कहकर गई थी कि वह विपर किंगडम के मैजिक टॉवर को देखने जा रही है। पेन ऐसे व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता था जिसकी इतनी बड़ी आकांक्षाएं थीं। उसने अपनी बहन की लाल पुतलियों को गौर से देखा और समझ गया कि वह कुछ सोच रही थी। उसी समय भाई बहनों ने एक उदासीन आवाज सुनी। कौन जानता है कि वह अंततः मैजिक टॉवर की स्वामिनी बनेगी या नहीं? रोजलिन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें, जो पेन पर टिकी थीं, अब भी बगल में शांत बैठे आदमी पर पहुंची। केल ने आगे कहा, जैसे वह सिर्फ अपने विचार साझा कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से संभव है। मुझे नहीं पता कि राजकुमारी रोजलिन के लिए ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मिस रोजलिन जिसे मैं जानता हूं, वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगी। एक जादूगर के रूप में रोजलिन एक मैजिक टॉवर की स्वामिनी बन जाएगी। वह जल्द ही उच्चतम स्तर की जादूगरनी के स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह सिर्फ केल की राय थी, लेकिन उसने सोचा कि ब्रेक किंगडम और रोवान किंगडम के गठबंधन के बाद वही जादूगरों का नेतृत्व कर सकती है। बेशक, हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। केल को कम से कम अपने दल की ताकत और क्षमताओं के बारे में तो यकीन था। फिर उसने आगे बताया, मिस रोजलिन किसी भी वातावरण में आगे बढ़ती रहेंगी। केल ने चौथे राजकुमार पेन की ओर देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं और पेन के कंधे थोड़े से हिल गए। पेन को भी वैसा ही एहसास हुआ जैसा साम्राज्य के शाही राजकुमार से मिलने पर हुआ था। पेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह छोटा होता जा रहा है। क्या आपको मिस रोजलिन पर विश्वास नहीं है? ऐसा कहते हुए केल की आंखें विश्वास से भरी हुई लग रही थीं। उस पल पेन के पास शब्द नहीं थे। केल चुपचाप इस रोने वाले राजकुमार को देख रहा था। तुम्हें उस पर विश्वास है ना? जब उन्होंने शांतिपूर्वक प्रश्न पूछा तो उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह। बेशक बेशक मुझे अपनी बहन पर विश्वास है। पेन के पास यही एकमात्र उत्तर था, क्योंकि वह अपनी बहन पर अन्य किसी से अधिक विश्वास करता था। केल मुस्कुराने लगा। केल निश्चित रूप से उसके प्रति सम्मानजनक लग रहा था, लेकिन पेन को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह केल से नीचे है। पेन ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी और अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींच ली और इस दबाव जैसे डर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा। तुम्हारे जैसे एक नीच कुलीन का बेटा मुझसे मेरी बहन के बारे में सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हैक, छप छप। पेन ऊपर से पानी से भीगा हुआ था। रोजलिन के हाथ में जो पानी की गेंद थी, वह पेन के सिर के ऊपर फट गई थी। रोजलिन ने धीरे से अपने छोटे भाई से बात करना शुरू किया, जो अचानक हुए हमले से खोया हुआ लग रहा था। लगता है कि हमें काफी समय बाद पहली बार एक अच्छी लंबी बातचीत करनी चाहिए। पेन, उठो। नूना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो अचानक? उफ। स्प्लैश। पेन ने जैसे ही मुड़कर रोजलिन को देखने की कोशिश की, पानी का एक और तेज झोंका उस पर आ गिरा। पेन खांसने लगा, मानो पानी गलत पाइप से नीचे चला गया हो। रोजलिन के हाथ में मौजूद छोटी सी पानी की गेंद की तुलना में पेन पूरी तरह से भीग गया था, जैसे कि उसने लहर पकड़ ली हो। मुझे वह पसंद नहीं है। वह रोने वाला बच्चा नहीं जानता कि हमारा जादूगर रोजलिन कितना महान है, और यहाँ तक कि हमारे घर का मजाक उड़ाने की हिम्मत भी करता है। वह तुम्हें भी नीची नजर से देखता है, कमजोर इंसान। अपने सिर में राउंड की आवाज सुनकर केल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई।
मैंने उसे होश में लाने के लिए बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल किया। मैंने अच्छा काम किया। रोजलिन ने केल की ओर देखा, जिसने अपने कंधे उचका दिए। यह दूसरा वाटर बम उसकी छोटी वाटर बॉल की तुलना में बहुत अलग था। पेन को लगा कि उसकी बहन ने भी ऐसा ही किया है और वह खांसते हुए रोजलिन की ओर देखने लगा। खांसी, उफ, नूना, तुम ऐसा क्यों करोगी? पेन, चुप रहो। पेन ने उसकी ठंडी निगाहें देखकर चुप हो गई। रोजलिन ने अपनी नजरें केल की ओर घुमाई। पेन, जो उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए पीछे मुड़ी, केल के अज्ञात दबाव को महसूस करने के बाद जल्दी से नीचे देखने लगी। युवा मास्टर केल, क्या मैं प्रशिक्षण मैदान उधार ले सकता हूँ? तुम क्या करने की योजना बना रहे हो कि तुम्हारे भाई का चेहरा प्रशिक्षण मैदान शब्द सुनते ही पीला पड़ रहा है? मैं लंबे समय के बाद पहली बार अपने छोटे भाई के साथ अभ्यास और बातचीत करने की योजना बना रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से केल ने मंद मंद मुस्कुराती हुई रोजलिन के साथ खेला। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह आपके भाई बहनों की चैट के लिए पूरी तरह से खाली हो। कृपया एक शानदार बातचीत करें। रोजलिन हल्के से हंसी। वह जानती थी कि केल का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह अभी उसके भाई को प्यार से नहीं देख रही होगी। मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है। रोजलिन अभी भी अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उठी। हालांकि उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वह रुक गई। दस्तक दस्तक दस्तक। दस्तक देने के बाद हंस ने बोलना शुरू किया। युवा मास्टर निम, हमारे वीडियो संचार के प्रभारी जादूगर हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि महामहिम क्राउन प्रिंस ने आपसे संपर्क किया है। केल और रोजलिन ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल लीं। रोजलिन ने पेन की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। अंदर आए। दरवाजा जल्दी ही खुल गया और जादूगर वीडियो संचार उपकरण लेकर अंदर चला गया। हंस उसके पीछे पीछे अंदर आया। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वे दोनों चौंक गए, क्योंकि पेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था। ओह मम, क्या मैं आपको कनेक्ट करूं? हाँ, कृपया करो, रोजलिन ने जवाब दिया और अपना हाथ हिलाया। पेन तुरंत उसके सुखाने वाले जादू से सूख गया और अब वह गीले चूहे जैसा नहीं दिख रहा था। क्षेत्र के जादूगर ने उसकी जादुई क्षमताओं को देखकर चौंककर तुरंत उपकरण जोड़ दिए। अल्बेरो का चेहरा जल्द ही स्क्रीन पर दिखाई दिया। धन्यवाद क्राउन प्रिंस अल्बेरो, आपकी बदौलत मैं अपनी बहन से सुरक्षित मिल सका। खुशी हुई। केल ने स्वीकार किया कि वर्तमान पेन अच्छे व्यवहार वाला और सभ्य दिखता है। मैं जाने से पहले कुछ दिन यहीं रुकने की योजना बना रहा हूँ। क्या ऐसा है? एल्बेरो, जो पेन से बात करना जारी रखता था, पेन के पीछे खड़े कैल को देख सकता था। पेन को देखते हुए कैल के चेहरे पर सामान्य भाव थे, लेकिन एक ही टोकरी के दो मटर की तरह। एल्बेरो समझ गया कि कैल पेन के बारे में ऐसा नहीं सोचता था। काले और एल्बेरो ने आंख से संपर्क किया। क्या आपने नहीं कहा था कि वह एक शिष्ट राजकुमार था? केल की नजरें मानो उससे यही कह रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूछ रही हो कि उसे ऐसा बेकार बेवकूफ कहाँ से मिला। अल्ब्रू ने जल्दी से केल से मुंह फेर लिया। मुझे लगता है कि वह गड़बड़ है। अल्बेरो को जल्दी ही समझ आ गया कि पेन उनके गठबंधन के बारे में बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने केल के निर्णय पर भरोसा किया। मुझे आशा है कि हमारे रोआन किंगडम में आपका प्रवास अद्भुत रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो संचार समाप्त हो गया और रोजलिन ने तुरंत पेन को संबोधित किया। प्रशिक्षण कपड़े पहनो और प्रशिक्षण मैदान में जाओ। हाँ, पेन ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी रोजलिन की बात सुनी। महाराज, मैं आपसे पुनः मिलने की आशा कर रहा हूँ। उस समय पेन केल के कोमल शब्दों से झेप गया। पेन को इस बात का एहसास था कि वह बदतमीज है। पेन को लगा कि उसकी पीठ ठंडी हो रही है जब वह केल की ओर देख रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। चूंकि हमारे क्षेत्र में केवल चट्टानें हैं, इसलिए प्रशिक्षण मैदान का फर्श भी चट्टानों से बना है। हमें ये पसंद है क्योंकि यह बहुत मजबूत है। हाँ, पेन ने केल को नजरअंदाज किया, जो खुशी से मुस्कुरा रहा था। एक बार जब वह एक तरफ मुड़ा, तो उसे अपनी बहन दिखाई दी, जिसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। तभी पेन को ये बात समझ में आई। वे समान हैं। वे एक साथ यात्रा करते थे क्योंकि वे एक जैसे थे। पेन को आखिरकार यह बात समझ में आ गई जब उसने देखा कि कैसे केल और रोजलिन उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह जल्दी से केल से दूर जाना चाहता था, जिसने उसे शाही राजकुमार से भी ज्यादा दबाव दिया था। पेन ने केल की हर बात को अनसुना कर दिया और वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। तभी रोजलिन ने केल से संपर्क किया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह चर्चा पेन की तुलना में मेरे पहले भाई के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसा लग रहा था कि गठबंधन के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार हैं। उसे ब्रेक किंगडम के राजकुमार से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना होगा।
हालांकि उसने ये कहते हुए अपना घर छोड़ दिया था कि उसे अब राजकुमारी के रूप में अपनी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। रोजलिन चिंता में पड़ गई। क्या उसके लिए राज्य में वापस जाना ठीक रहेगा? मिस रोजलिन, केल को जल्दी ही समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह चाहता था कि रोजलिन खुद आगे बढ़े। इससे मामले के रहस्य बने रहने और आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको उन अन्य चीजों को छोड़ना जरूरी है जो आपके लिए कीमती हैं? रोजलिन ने कैल की ओर देखा। वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन कभी कभी उस आत्मविश्वास के कारण उससे बात करना मुश्किल लगता था। आज कैल को संभालना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि अभी, जैसा कि उसने पहले भी कई बार महसूस किया था, वह उसके दिल की गहराई में गर्माहट महसूस कर सकती थी। आप एक जादूगर के रूप में अपने परिवार से मिलने जा सकते हैं। राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक जादूगर के रूप में। केल की बातें सुनकर रोजलिन को राहत मिली। उस पल राउन दिखाई दिया और उसके सामने प्रकट हुआ। वह सही कह रहा है। जादूगर के तौर पर आप बहुत कमाल के हैं। हर कोई कहेगा कि आप कमाल के हैं। रोजलिन मुस्कुराने लगी। मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा। बिल्कुल, तुम्हें घर वापस आना होगा। रोसेलिन ने राउन की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और फिर कैल की ओर देखने लगी। कैल ने उदासीनता से अपनी बात आगे बढ़ाई। ये और भी बेहतर होगा यदि आप अपने साथ स्मृति चिन्ह लेकर आएं। अपने साथ स्मृति चिन्ह भी लाते रहना। सुनकर रोजलिन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए। उसे याद आया कि चोई हान ने उससे पहले क्या कहा था। मेरे पास घर तो है, लेकिन अब मैं वहां नहीं जा सकता। हालांकि अब मेरे पास एक नया घर है। अब हमेशा के लिए अकेले न रहने की इस भावना को बयान करना मुश्किल है। रोजलिन को लगा कि अब वह उस भावना को समझ गई है। एक ऐसा घर जहां लोग उसके हुनर पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत सारी स्मृति चिन्हों के साथ हमारे घर वापस आना है। केल को यह नहीं पता था कि यह पहली बार था जब उसने घर शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि उसे इस बात से राहत मिली कि गठबंधन संभवतः बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। एक हफ्ते बाद रोजलिन पूरी तरह से पीली पड़ चुकी पेन के साथ ब्रेक किंगडम की ओर चल पड़ी। उनके जाने के बाद केल ने बात करना शुरू कर दिया। चलो वापस चलते हैं। वे अगले वसंत तक अंधेरे के जंगल में हैरिस गांव में रहेंगे। केल ने राउन के प्रश्नों का उत्तर आधे मन से दिया। मानव, क्या यहाँ सर्दियों में बर्फ पड़ती है? शायद। तो क्या वसंत में बहुत सारे फूल होंगे? शायद। जैसा कि केल ने उत्तर दिया था, राउन सर्दियों में बर्फ और वसंत में खिलते फूल देखने जाएगा। समय बीत गया और केल 19 साल का हो गया। युवा मास्टर निम, अब जागने का समय है। रॉन केल को जगाने की कोशिश कर रहा था। केल कंबल के नीचे दुबका हुआ था, यहाँ तक कि उसका सिर भी ढका हुआ था। ऑन और होम, जो अब काफी बड़े हो चुके थे, अपने पंजों से उसे दबा रहे थे। मानव, तुम 13 घंटे सो चुके हो। क्या तुम हाइबरनेटिंग कर रहे हो? तुम भालू नहीं हो। वसंत खत्म हो गया है, इसलिए तुम सोना बंद कर सकते हो। राउन, जो लगभग 10 सेमी बड़ा लग रहा था, ने केल से उठने का आग्रह किया। केल, जो बिस्तर पर लौट रहा था, ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। हाँ, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। वसंत ऋतु का अंतिम समय आ चुका था। अब समय आ गया था कि वह 10 फिंगर माउंटेन की ओर बढ़े, जो अंतिम प्राचीन शक्ति का स्थान है। हालांकि कुछ चीजें थीं जिनकी पुष्टि उन्हें जाने से पहले करनी थी। ये बहुत आरामदायक नहीं है। नेक्रोमेंसर मैरी ने अपना सिर हिलाया और उसे एक तकिया थमा दिया। केल ने आगे देखते हुए अपने नीचे एक और तकिया रख लिया। लेकिन दृश्य तो बहुत ही शानदार है। जब तक आपको हड्डियों के टूटने की चिंता नहीं होती। मानव, हड्डियों पर बैठने में मजा आता है। हाँ, यह मजेदार है। केल के जवाब पर राउन ने ठहाका लगाया। केल ने नीचे उस कंकाल को देखा जिस पर वह बैठा था। वह हड्डियों के बीच से जंगल को देख सकता था और सोच रहा था कि अगर वह इस ऊंचाई से गिर गया तो उसकी मौत कैसे होगी। केल वर्तमान में उड़ान राक्षस की हड्डियों पर उड़ रहा था। मैरी ने उड़ते राक्षसों की सभी 72 लाशों को बहाल कर दिया था और 2 उच्चतम श्रेणी के जादुई पत्थरों को पीस दिया था, जो केल ने उसे उपहार में दिए थे ताकि हड्डियों पर जादुई पाउडर छिड़का जा सके। फ्लाइंग स्केलेटन्स ब्रिगेड पूरी हो गई थी। आप उन सभी को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे निराशा है कि मैं उन सभी को अभी एक साथ नहीं उड़ा सकता क्योंकि लोग उन्हें देख सकते हैं। केल किसी भी स्थिति के लिए सतर्क था। मानव, डिप्टी बटलर यहाँ है। केल देख सकता था कि हंस उसकी ओर हाथ हिला रहा है। बड़े हड्डी के पंख नीचे की ओर बढ़ रहे थे और उड़ने वाला कंकाल जिस पर केल और मैरी उड़ रहे थे, धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ रहा था। टकराना। एगू, हंस ने उनके उतरने से होने वाले कंपन के कारण एक कदम पीछे हट लिया।
फिर उसने केल के उदासीन चेहरे को देखा और जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। काउंट निम और मिस्टर म्यूलर ने आपसे संपर्क किया है। केल ने जल्दी से कंकाल से उतरकर संदेशों को खोला। वह संदेशों का सार तुरंत देख सकता था। लेस देन हम जल्द ही खत्म कर देंगे। ग्रेटर देन लेस देन युवा मास्टर निम, मैं अंदर की सजावट वैसे ही कर रहा हूं जैसा मैंने आपको बताया था। मैं इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, इस हद तक कि मैं और भी लंबा हो जाऊं। ग्रेटर देन महल की दीवारें और जहाज, जिसका वर्णन म्यूलर ने इस मानसिकता के साथ किया था कि सबसे अच्छा बचाव एक मजबूत हमला है, दोनों लगभग पूरे हो चुके थे। हम जल्द ही रोजलिन से मिलेंगे और विटिरा भी जल्द ही आ जाएगी। रोजलिन व्यक्तिगत रूप से ब्रेक किंगडम और रोआन किंगडम के बीच गठबंधन के गठन को संभाल रही थी। ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में ब्रेक किंगडम के कुछ जादूगर गुप्त रूप से सौदे के एक हिस्से के रूप में अल्बेरू से मिलने गए थे। वेल जनजाति ने कहा कि उन्हें कैल को कुछ देना है क्योंकि कैल ने उत्तर की ओर अपनी यात्रा में देरी कर दी है। वितिरा व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहा था। कैल ने अब जाने का फैसला किया क्योंकि वितिरा के आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। क्या सब कुछ पैक हो गया है? जी श्रीमान, डिप्टी बटलर हंस ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। केल ने काले लबादे की ओर देखा। मैरी, जिसका चेहरा केल ने अभी तक कभी नहीं देखा था, झांकने लगी। अब मेरे भी जाने का समय हो गया है। हाँ, मुझे निराशा है कि हम एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं। केल वास्तव में निराश था क्योंकि मैरी को अपने साथ रखने से एक और मजबूत मोहरा जुड़ जाता। मैरी पूरे महाद्वीप में यात्रा नहीं करने वाली थी। इसके बजाय वह वापस भूमिगत शहर की ओर जा रही थी, जितना उसने कहा था उससे पहले ही, ताकि वह वापस आ सके। जब केल ने कहा कि वह निराश है तो काला लबादा थोड़ा सा हिल गया। रोबोट जैसी आवाज फिर से बोलने लगी। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा, इसलिए कृपया मेरे लौटने तक मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं इस जगह को अक्सर देखना चाहूंगा। केल का चेहरा अजीब हो गया और उसने उदासीन भाव से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। मैरी जिन बच्चों के बारे में बात कर रही थी, वे कंकाल थे। मैरी और राउन को अंधेरे के जंगल में बहुत सी हड्डियां मिली थीं। ये जंगल, जो कई अलग अलग उत्परिवर्ती राक्षसों से भरा था, मैरी के लिए आश्चर्यों का जंगल था। खैर, वे हड्डियां, उसके वे बच्चे, सभी अंधेरे जंगल के अंदर एक गुफा में संग्रहित किए जा रहे थे। मैरी ने लगभग 300 कंकाल अपने बच्चों को, कैल को लौटा दिया था। कैल ने काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया, जिसकी शारीरिक भाषा उसे अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए कह रही थी, और उसने हंस को आदेश दिया। चलो अभी चलें। लगभग 9 महीने बाद केल अंततः हैरिस विलेज छोड़ रहे थे। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। केल सोफे पर पीछे की ओर झुका और आर्मरेस्ट के चमड़े को छुआ। इस चमड़े की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है। मैंने इसे बदलकर एक सस्ता वाला ले लिया। ऐसी बकवास कहना बंद करो। केल ने उस आदमी की ओर देखा जो अपने कार्यालय को रोशन करने के लिए एक चमकदार झूमर का उपयोग कर रहा था। ओडियस फ्लिंट, बूढ़ा व्यापारी जो रोआन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी अंडरवर्ल्ड का प्रभारी था, अधिक स्वस्थ और युवा लग रहा था। आपके लिए जीवन अच्छा होना चाहिए। ओडियस ने केल की ओर देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, जो एक रूढ़िवादी खलनायक की तरह दिख रहा था। बेशक, जीवन बहुत बढ़िया है क्योंकि वेनियन स्टेन अपना पूरा जीवन जेल में बिता रहा है। केल भी मुस्कुराने लगा। पिछले 9 महीनों में स्टेन क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में काफी परिवर्तन हुए हैं। वेनियन स्टेन जेल में था। पहले तो केल को बताया गया कि उसे इतनी कड़ी सजा देने की कोई योजना नहीं है। हालांकि वह एक बार एक कुलीन परिवार का अनौपचारिक उत्तराधिकारी था। उन्हें उसे एक उदाहरण बनाना था। बेशक, स्टेन परिवार शायद उसे गुप्त रूप से मार डालेगा। ओडियस वेनियन के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब वह केल की ओर देख रहा था तो उसकी आंखों में डर था। वह पागल हो गया था। वेनियन स्टेन पागल हो गया था। भूमिगत जेल में जब भी वह कुछ खाने की कोशिश करता तो उसे उल्टियां हो जाती थीं। जिस व्यक्ति ने वेनियन को इस तरह बनाया था, वह अभी उसके सामने मुस्कुरा रहा था। उस व्यक्ति, केल ने ओडियस से एक सवाल पूछा। मार्क्वेस अपने अधीनस्थ परिवारों को एक एक करके खो रहा है। युवा मास्टर टेलन निम बहुत प्रतिभाशाली हैं। टेलन ने घोषणा की कि आधिकारिक उत्तराधिकारी बनने के बाद वह अपने भाई बहनों को नहीं मारेगा। साथ ही उसने अपने भाई बहनों को स्टेन परिवार के नियमों का पालन करने की संभावना से भी मुक्त कर दिया, ताकि वह पद उससे छीनने की कोशिश कर सके। उसने मृत्यु के देवता के चच से कुछ पादरियों को बुलाया और अपने भाई बहनों के साथ मृत्यु की शपथ ली। हाँ, मुझे यकीन है कि युवा मास्टर टेलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ओडियस अपने सामने वाले व्यक्ति से अधिक सावधान था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज आप यहाँ क्यों आए हैं?
केल ने ओडियस के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी उंगली से आर्मरेस्ट पर थपथपाया। थोड़ी देर आर्मरेस्ट पर थपथपाने के बाद केल ने जवाब देने के बजाय ओडियस से सवाल पूछा, आपके पास सामान्य मार्ग भी हैं, है ना? ओडियस को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं थी। अगर आप साफ सुथरे ट्रेड की बात कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ अलग अलग ट्रेड हैं। मैं लाइट में भी कई डील करता हूं। क्या ऐसा है? आर्मरेस्ट पर टैप कर रही उंगली हिलने लगी। केल ने अपनी जेब से एक पट्टिका निकाली और उसे मेज पर रख दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक स्वर्ण पट्टिका। यह एक स्वर्ण पट्टिका थी जिस पर रोआन साम्राज्य के क्रॉसमैन परिवार का प्रतीक चिन्ह अंकित था। ओडियस के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन केल ने अभी तक अपनी जरूरतें नहीं बताई थीं। चांदी के सिक्के की कीमत 10,000 गैलन थी। ये सोने के सिक्के जितना मूल्यवान नहीं था, जिसकी कीमत 100,000 गैलन थी। मेरे लिए 2 लाख चांदी के सिक्के लाओ। 200। केल ने ओडियस को ये बात बहुत स्पष्ट कर दी, जिसने उससे पूछा, 2 लाख? 2 लाख। ओडियस अजीब तरह से 100 शब्द पर जोर दे रहा था, लेकिन केल ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिला दिया। हाँ, 2 लाख। मेरे लिए तैयार कर दो। 2 लाख चांदी के सिक्कों का मूल्य 2 अरब गैलन था। ओडियस को इन चांदी के सिक्कों की कीमत देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ओडियस ने अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछा, ये सोने में नहीं हो सकता। तुम मुझे 2 लाख सोने के सिक्के लाना चाहते हो? ये भी ठीक है। 2 लाख सोने के सिक्कों का मूल्य 20 बिलियन गैलन होगा। ओडियस को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सही सुना है। ये तथ्य कि केल पूरी तरह से शांत लग रहा था, ओडियस को लगा कि उसने सही सुना है। ओडियस ने स्थिति स्वीकार कर ली। बस 2 लाख की संख्या में कुछ होना चाहिए। उत्तर पश्चिम के अंडरवर्ल्ड के प्रभारी व्यापारी के रूप में 2 लाख स्वर्ण सिक्के तैयार करना कठिन था, लेकिन असंभव नहीं था। तथापि ओडियस की नज़र सोने की पट्टिका की ओर चली गई। वह देख सकता था कि केल पट्टिका का ढक्कन खोलकर अंदर के हस्ताक्षर दिखा रहा है। 200 बिलियन के बजाय 2 बिलियन लेकर क्राउन प्रिंस के हाथों पकड़े जाना बेहतर होगा। लेकिन 2 लाख सिक्के बहुत भारी होंगे। यह कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? अंत में ओडियस अपनी जिज्ञासा छिपा न सका और पूछ बैठा। वह जानना चाहता था कि केल 2 लाख चांदी के सिक्कों का क्या करने जा रहा है। केल के चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। 9 महीने तक खाने और आराम करने के बाद उसकी त्वचा बहुत अच्छी हो गई थी। आप जानना चाहते हैं? ओडियस ने जल्दी से अपना हाथ आगे की ओर हिलाया। यह न जानना ही बेहतर था कि उसके सामने खड़ा आदमी क्या सोच रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी। मुझे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले 1 घंटे में इसे तैयार कर लो। तुम ये कर सकते हो, है ना? 1 घंटा बस? क्या कोई बात नहीं, मैं इसे तैयार कर दूंगा। केल देख सकता था कि ओडियस अभी भी जिज्ञासु था, क्योंकि उसकी आंखें उससे कोई प्रश्न पूछ रही थीं। तुम 2 लाख चांदी के सिक्कों का क्या करोगे? केल क्या करने की योजना बना रहा था? वह चांदी के सिक्कों से एक रास्ता बनाने जा रहा था। 1 घंटे बाद केल ओडियस के भूमिगत गोदाम में था। ओडियस यहाँ नहीं था, इसलिए वहां सिर्फ केल था। उसने अंदर रखे 2 लाख चांदी के सिक्कों की ओर इशारा किया। राउन, ये सब जमा कर लो। ठीक है, मानव। राउन ने सभी चांदी के सिक्कों को अपने वैकल्पिक आयाम में इकट्ठा किया। केल ने राउन को 5 चांदी के सिक्के दिए, जिसने तुरंत 2 लाख चांदी के सिक्के एक तरफ रख दिए और उसकी तरफ देखने लगा। मानव, तुम मुझे भी कुछ दे रहे हो? हाँ, हमें अच्छी चीजें साझा करने की जरूरत है। राउन मुस्कुराने लगा। राउन ने अपने वैकल्पिक आयाम से एक गुल्लक निकाली। मानव, इसे यहाँ रखो। खनक खनक 5 चांदी के सिक्के गुल्लक में चले गए। राउन अपने भत्ते के रूप में मिले पैसे इकट्ठा कर रहा था। राउन पहली बार अपने सामान्य भत्ते 10 चांदी के अलावा अन्य पैसे पाकर खुश लग रहा था। केल ने पुष्टि की कि तहखाने का दरवाजा खोलने से पहले राउन अदृश्य हो गया था। ओडियस ने खाली गोदाम को देखा और अपना आश्चर्य व्यक्त किया। केल ने अलविदा कहने के लिए ओडियस के कंधे पर थपथपाया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। एक बुद्धिमानी भरा निर्णय। बिल्लोस को मेरा अभिवादन भेजना। केल खुश लग रहा था। उसे बता दूं कि मैं पैसा उड़ाते हुए अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेशक, कृपया सुरक्षित यात्रा करें, युवा मास्टर निम। मैं करूंगा। केल एक खलनायक की तरह मुस्कुराया और स्टेन के इलाके से चला गया। ओडियस केल को जाते देख खुश था। केल जिस गाड़ी पर सवार था, वह रोआन साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रही थी। यह एक ऐसे गांव में रुकी जो अनोखे 10 फिंगर माउंटेन के करीब था।
ये सबसे नजदीकी गांव था, लेकिन वे कुछ और दिनों तक टेन फिंगर माउंटेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। युवा स्वामी निम, हमारी प्रेमिकाओं को यह सराय पसंद है। केल ने ऑन और हॉर्न की ओर देखा, जो हंस की बाहों में थे। म्याऊं, म्याऊं। अब वे दोनों हंस को नियंत्रित करने में बहुत अच्छे थे। गाड़ी से उतरने से पहले केल ने उन पर उपहास किया। ऑन और हॉर्न अब बहुत बड़े हो गए थे। जानवर लोग एक ही गति से बढ़ते थे, चाहे वे अपने मानव रूप में हो या अपने पशु रूप में। सामान्य बिल्लियां अब तक बढ़ना समाप्त कर चुकी होती, लेकिन बिल्ली जनजाति के सदस्य होने के नाते ऑन और होंग अभी भी छोटे बिल्ली के बच्चे थे। चोईहान, लॉक, बीक्रोक्स और रॉन केल के पीछे पीछे आए। कैल निम, क्या हम रोजलिन का यही इंतजार करेंगे? हाँ। ब्लोक गांव, चूंकि यह रोआन साम्राज्य की पश्चिमी सीमा के पास एक गांव था, इसलिए इसका आकार लगभग एक शहर के बराबर था। कई पर्यटक और व्यापारी इस गांव से होकर यात्रा करते थे। केल निश्चिंत था। हालांकि वे टेन फिंगर पर्वत के पास और एल्फ गांव के करीब थे, फिर भी वे निश्चिंत थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एल्वेस, जो मनुष्यों से घृणा करते हैं, ब्लोक गांव में आए। उपन्यास में एल्वेस कभी भी किसी मानव गांव जैसे ब्लोक गांव में नहीं गए। उन्होंने कहा कि यह उनके गांव का नियम था। वे तभी नीचे आएंगे जब उनका गांव गंभीर संकट में होगा। एल्वेस ऐसे ही होते थे। यही कारण था कि केल आराम से सराय में जा सकता था। मैं तुरंत एक कमरा ले लूंगा। जरूर, अपना समय लो। ऑन और हॉन्ग ने जो सराय चुनी थी वह साफ और अच्छी थी। केल ने पहली मंजिल के रेस्तरां हॉल के चारों ओर नजर घुमाई। जिस काउंटर पर वह खड़ा था, वहां और रेस्तरां के आसपास बहुत सारे लोग थे। उनमें से ज्यादातर व्यापारी थे। केल ने देखा कि कोने में 5 लोग बैठे थे, जिन्होंने अपने चेहरे को लबादे से ढक रखा था। जब उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा, केल, जो अपनी नजर उनसे हटाने ही वाला था, ने उनकी मेज पर रखे खाने पर ध्यान दिया। सब्जियां ही सब्जियां थीं, सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, केल को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। कल्पित प्राणी केवल सब्जियां और फल खाते थे। राउन की आवाज सुनते ही उसकी यह भावना और भी बदतर हो गई। कमजोर इंसान, वे इंसान नहीं लगते। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या एल्फ गांव को किसी गंभीर संकट का सामना करना पड़ा? केल के दिमाग में यही चल रहा था। क्या डार्क एल्फ मेयर की तरह कोई एल्फ या एलिमेंटल होगा जिसने अतीत में ड्रैगन देखा हो? खनक, एक व्यक्ति का कांटा गिर गया। उनके हाथ कांप रहे थे। अरे, उन्होंने तो पहले भी एक देखा होगा। केल ने जल्दी से धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा ताकि कोने में बैठे 5 एल्वेस सुन न सके। राउंड, बिना रुके रेस्टोरेंट के चारों ओर उड़ो और दिखाई मत देना। मैं तुम्हें नहीं जानता। हम, जरूर, समझ गया। मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, इंसान। केल ने अपनी आंखें बंद कर ली। राउंड अदृश्य रहते हुए रेस्तरां के अंदर गोल गोल उड़ता रहेगा। टकराना। उसने एक तेज आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। वह व्यक्ति जिसके बारे में कैल को लगा कि वह कोई एल्फ है, उछलकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। केल ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सतर्कता में ढिलाई बरती थी। 9 महीने तक आराम करने के बाद उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। केल ने उन 5 वस्त्र पहने व्यक्तियों से नजरें हटा ली। बहुत से लोग सराय में आ रहे थे और पहले से ही सराय में थे। यह उसके लिए फायदेमंद था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। सबसे पहले जो करना था वह था मूर्ख बनना। केल ने एक अनजान राहगीर की तरह इधर उधर देखा। क्या हो रहा है? अन्य वस्त्रधारी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस वस्त्रधारी व्यक्ति से पूछने के लिए उठा, जिसने उछलकर कुर्सी को नीचे गिरा दिया था। मुझे जाने दो। मूल वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी आवाज ऊंची की। उसकी आवाज पूरे रेस्तरां में गूंज उठी और केल को लगा कि वह वस्त्र के माध्यम से व्यक्ति के चेहरे पर चिंता देख सकता है। केल ने छत की ओर देखा। मानव, मैं गोल गोल घूम रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे राउंड छत के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। केल ने अपनी नजरें नीचे की और रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा। केल को लगा कि वह एक एल्फ है। उसके सुंदर सफेद हाथ हिल रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे भगवान, वह व्यक्ति जो शायद पहले कभी ड्रैगन से मिला था, धीरे धीरे चलने लगा। लबादे के नीचे छिपा चेहरा दाएं बाएं देख रहा था। पाव पाव। मध्यम आयु वर्ग का एल्फ चलते समय अन्य लोगों से टकरा गया। क्या बकवास है? एल्फ ने सब कुछ अनदेखा कर दिया। नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि वह सदमे में था। दूसरे व्यक्ति ने सभी से माफी मांगी और पहले एल्फ का पीछा किया। केल घबरा गया था। यहां मत आओ। केल ने अपनी परिधीय दृष्टि का उपयोग एल्फ को देखने के लिए किया। उसी समय केल ने हंस के कंधे पर थपथपाया। उसे नहीं पता था कि हंस सराय के मालिक से क्या बात कर रहा था, लेकिन थपथपाना उसका हंस को जल्दी करने के लिए कहने का तरीका था।
मानव, मुझे कब तक चक्कर लगाना पड़ेगा? मैं ऐसा करता रहूंगा। राउन उत्साहित लग रहा था। उसे गोलाकार उड़ान का आनंद मिल रहा था। केल ने अब 5 साल के हो चुके बच्चे की उत्तेजना को नजरअंदाज कर दिया। डार्क एल्वेज का संबंध युवराज से है और हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं, इसलिए उनके प्रति अनभिज्ञता प्रकट करना कठिन था। लेकिन इस स्थिति में उसे यथासंभव इसका खंडन करना आवश्यक था। उपन्यास द बर्थ ऑफ ए हीरो में एक ही पंक्ति में बताया गया है कि एल्वेस ड्रैगन का कितना सम्मान करते थे। लेस देन कल्पित बोने एक बार ड्रैगन को अपने पंख फड़फड़ाते देखकर खुशी से झूम उठते थे। ग्रेटर देन, इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जब ड्रैगन से निपटने की बात आती थी तो डार्क एल्वेस शायद सामान्य एल्वेस से 3 गुना बेहतर थे। राउन के पंखों की एक फड़फड़ाहट से एल्वेस खुशी से झूम उठते थे। कितना भयानक विचार है। लेकिन केल की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर होती गई। वह इस तरफ क्यों आ रहा है? राउन तो यहां भी नहीं है। केल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय एक स्वागतपूर्ण आवाज कैले के कानों तक पहुंची। युवा मास्टर निम। हंस ने केल के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान देखी जब वह उसे पुकार रहा था। हाँ, हंस। हंस ने कभी कैल को इतना खुश नहीं देखा था। उसे इस बात का कड़वा एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उसने वही कहा जो उसे कहना था। अच्छे कमरे केवल 3री मंजिल और उससे ऊपर हैं, क्या ये ठीक है? बहुत अच्छा। केल की आवाज से यह साफ पता चल रहा था कि वह जल्दी से उस कमरे में जाना चाहता था। केल से संदेश मिलने के बाद हंस जल्दी से सराय मालिक से बात करने के लिए वापस मुड़ा। तो क्या आप 3री मंजिल पर सभी विशेष कमरे लेना चाहेंगे? अब जैसे ही हंस ने सराय मालिक के प्रश्न का उत्तर दिया, केल भागकर 3री मंजिल पर जा सकता था। युवा मास्टर निम, आप कहाँ जा रहे हैं? 3रा माला। केल पहले से ही 3री मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। चोई हान उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसने सोचा कि केल वाकई बहुत थक गया होगा, क्योंकि उसके चेहरे पर अकड़न थी। मानव, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? तुम पीले दिख रहे हो। क्या तुम बीमार हो? क्या मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं, मत आओ, कृपया मत आओ। केल ने सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सावधानी से अपना सिर हिलाया। यह उसी क्षण की बात है। उसने अपने ठीक पीछे से कुछ आवाज सुनी। अरे अरे मिस्टर, क्या आप नशे में हैं? आप लोगों से क्यों टकराते रहते हैं? मुझे सच में खेद है। वह आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हाँ, यह उसके ठीक पीछे से था। चर्चा के दौरान ही कैल ने अपने पीछे कुछ टकराने की आवाज सुनी। कैल ने सीढ़ियों की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। जब उसके पास एलिमेंटल है तो वह मेरे पास क्यों आ रहा है? केल को यह अजीब लगा। एलिमेंटल को घूमते हुए राउन को पहचान लेना चाहिए था। 12 उसकी ओर क्यों बढ़ रहा था? क्या राउन की गंध उस पर इसलिए पड़ी क्योंकि राउन हमेशा उसके साथ चिपका रहता था? केल ने तुरंत दूसरा कदम उठाया। माफ करें। केल को अपनी पीठ पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहा था क्योंकि आवाज उसके ठीक पीछे से बोलने लगी थी। क्या उसे पीछे मुड़ना चाहिए? उसके दिमाग में यह विचार चल रहा था कि वे चारों ओर से एल्वेस से घिरे हुए हैं जो राउन की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि वह अविश्वास में वहां दुबकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जब वह इसके बारे में चिंता करना जारी रखता था तब कुछ घटित होता था। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? चोई हान और रॉन उस व्यक्ति और केल के बीच में आ गए। केल मुस्कुराने लगा। ठीक है, मेरे पास ये लोग थे। केल धीरे से घूमा। वह देख सकता था कि सीढ़ियों के नीचे चोई हान और रॉन द्वारा एल्फ को रोका जा रहा है। वह एल्व्स के अनोखे कान तो नहीं देख पाया, लेकिन वह थोड़े से उठे हुए हुड के नीचे एल्फ की आंखें देख सकता था। केल ने उन आंखों में नीचे देखा और बोलना शुरू कर दिया। आप क्या चाहते हैं? एल्फ तब चौंका जब उसके पीछे भाग रहे दूसरे एल्फ ने उसकी बांह पकड़ ली। आहजसी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? केल को पीछे एल्फ के चेहरे की एक झलक दिखी। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि एल्फ इतना सुंदर था कि बाकी सभी लोग कद्दू जैसे दिखते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों के पास जेड आकार का निशान था। वह यहाँ क्यों है? ये हीलक पेनरिक था। वह सभी एल्व्स में सबसे सुंदर माना जाता था। केल पहले से ही घर जाना चाहता था। उसका दिमाग उलझन में था। पेनरिक किस एल्फ को आहजूसी कहेगा लेकिन फिर भी उसके साथ यात्रा करेगा? चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करना कठिन था क्योंकि उपन्यास में कहा गया था कि सभी एल्वेस सुंदर थे। वह चीफ और पेनरिक को पहचान सकता था क्योंकि उन दोनों का विस्तार से वर्णन किया गया था, लेकिन बाकी एल्वेस को इस तरह से पहचाना नहीं जा सकता था। जिस एल्फ ने केल को रोका था वह पेनरिक की हरकतों से विचलित नहीं हुआ और केल की ओर देखते ही अफरा तफरी मच गई। तथा एल्फ कांपती आवाज में बोलने लगा, क्या आप मन में विश्वास करते हैं?
केल को लगा कि एल्फ पूछ रहा है कि क्या वह धार्मिक है। केल घबराहट में हंसने लगा। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ ने केल की मुस्कुराहट देखकर झेप गया। ये शांत व्यवहार और क्रूर आंखें जो खुद के अलावा किसी और चीज को नीची नजर से देखती थीं। ये ड्रैगन की महान निगाह के समान था, हवा में तैरते ड्रैगन का एहसास। ड्रैगन इस तरह से गोल गोल नहीं घूम सकता था। एल्फ को यकीन था कि केल अपनी आभा का इस्तेमाल कर रहा था और उसे गोल गोल घुमाकर रेस्तरां में मौजूद जीवों के साथ खेल रहा था। ये कुछ ऐसा था जो ड्रैगन ही कर सकता था। यदि ऐसा था तो ड्रैगन केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था। उस व्यक्ति में प्रकृति की सबसे तेज गंध है। इस रेस्टोरेंट में कई ताकतवर लोग थे, हालांकि प्रकृति की खुशबू ताकत से अलग थी। अधेड़ उम्र के एल्फ का हाथ कांपने लगा। ड्रैगन के बाद एल्व्स प्रकृति के सबसे करीब थे। यही कारण था कि वे डार्क एल्व्स की तुलना में मैना के प्रति अधिक संवेदनशील थे। हवा, लकड़ी और पानी की खुशबू होती है। एक इंसान के पास एक ही समय में ये सभी खुशबू नहीं हो सकती। अधेड़ उम्र के एल्फ ने सोचना शुरू किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इंसान अलग अलग विशेषताओं वाली कई प्राचीन शक्तियों को पा सके। इंसान भाग्यशाली होगा अगर वह अपने पूरे जीवन में एक को खोजने में कामयाब हो जाए। केवल एक ही अस्तित्व था जो प्रकृति की इतनी तेज सुगंध देता था। उसे ड्रैगन बनना ही था, लेकिन वह ये बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काश मेरा एलिमेंटल इस समय मेरे साथ होता। यदि उसके पास वह एलिमेंटल होता जिसे वह गांव में छोड़ आया था, तो वह निश्चित रूप से जान सकता था। अधेड़ उम्र के एल्फ ने इस बात पर अफसोस जताया, लेकिन वह अपने एलिमेंटल को वापस नहीं बुला सकता था। वह उस समय उसके गांव में कड़ी मेहनत कर रहा था। हालांकि एल्फ को यह नहीं पता था कि यहाँ एक मानव भी है जिसके पास विभिन्न विशेषताओं वाली कई प्राचीन शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए उसे किसी भाग्य की आवश्यकता नहीं है। इन प्राचीन शक्तियों के स्वामी केल ने कठोर जवाब दिया, मैं मन जैसी किसी चीज में विश्वास नहीं करता। ड्रैगन ने जवाब दिया होगा कि वह मैना में विश्वास करता है। हालांकि केल ने उत्तर दिया कि वह मैना में विश्वास नहीं करता। केल ने एल्फ की आंखों में सीधे देखा और अपना रुख स्पष्ट कर दिया। एल्फ धीरे धीरे नीचे देखने लगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं आपकी इच्छानुसार आगे बढ़ूंगा। क्या उसका जवाब अजीब नहीं है? केल को यह अजीब लगा कि एल्फ सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका रहा था। आगे बढ़ना। केल को इस बातचीत के बारे में अनिश्चितता महसूस होने लगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह बस इतना कह सकता था, मैं ड्रैगन नहीं हूं, मैं इंसान हूं। केल को आश्चर्य हुआ कि एक एल्फ जिसके पास एलिमेंटल होना चाहिए था, वह ऐसा क्यों कर रहा था। जुस्सी, क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं है। हमें बस वही करना है जो हम पहले से कर रहे हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हाँ। केल ने पेंड्रिक के साथ बातचीत कर रहे अधेड़ उम्र के एल्फ को देखा और मुस्कुराने लगा। अधेड़ उम्र का एल्फ वाकई खूबसूरत था। एल्फ ने बात करते हुए केल की तरफ देखा। हमें बस चुपचाप अपना काम करते रहना है। तुम मेरी ओर देखते हुए ऐसा क्यों कह रहे हो? केल घबरा गया और भौहें सिकोड़ने लगा। इससे एल्फ 90 डिग्री झुकने से पहले ही झिझक गया। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं भविष्य में आपको न जानने का नाटक करूंगा, सर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परेशान न हो। उद्धरण ... ये बहुत अजीब है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ ड्रैगन जैसा व्यवहार कर रहा है। एक एलिमेंटल जो ड्रैगन से मिला है, वह निश्चित रूप से इस एल्फ को बताएगा कि मैं एक इंसान हूँ। क्या हो रहा है? केल के मुंह में कड़वाहट का एहसास हुआ, लेकिन उसने अभी तक कुछ पता न होने का नाटक किया। चलो हम अपने अपने रास्ते चलते हैं क्योंकि लगता है तुम्हारा काम खत्म हो गया है। केल ने पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी बहुत ठंडा लग रहा था। चोई हान और रॉन ने अनजान लोगों को घूर कर देखा और फिर केल का पीछा करने लगे। मानव, मैं करीब 10 मिनट और घूमने के बाद तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह मजेदार है। राउन अब मधुमक्खी की तरह 8 के आकार में उड़ रहा था। उसकी गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। मध्यम आयु वर्ग के एल्फ को डर लगने लगा क्योंकि उसे लगा कि ड्रैगन की आभा तेज और तेज गति से रेस्तरां के चारों ओर घूमने लगी है। जुस्सी, वह क्या था? कुछ नहीं, चलो जल्दी से चलते हैं। पेंड्रिक ने अपनी हताशा को रोका और आह भरी। वह अधेड़ उम्र के एल्फ की ओर झुका और धीरे से फुसफुसाया, संरक्षक नाइट निम, क्या आप ठीक हैं? अधेड़ उम्र के एल्फ ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। ये निराशाजनक था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो, हमें गांव की मदद करनी है। जी श्रीमान। पेंड्रिक ने अपने समूह के बाकी सदस्यों के साथ टेबल की ओर कठोर भाव से देखा। बाकी सभी उठ खड़े हुए। वे मानव दुनिया में आए, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था।
उन्हें जल्दी से गांव वापस जाना था और उसकी रक्षा करनी थी। माफ करना, मैंने देर कर दी। चलो जल्दी करते हैं। एल्वेस जल्दी से रेस्तरां से बाहर निकले और 10 फिंगर माउंटेन की ओर चल पड़े। उनका गांव, जो अलग अलग ऊंचाई वाली इन 10 चोटियों के बीच स्थित था, खतरे में था। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह केल केवल राउंड के साथ 10 फिंगर पर्वत की तीसरी चोटी पर चढ़ रहा था। मानव, टहलना मजेदार है। एक टहलने मेरी गांड। कैल ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और पवन की ध्वनि का उपयोग करते हुए तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। इन चोटियों को 10 फिंगर पर्वत कहा जाता था क्योंकि वे उंगलियों जैसी दिखती थीं। इसका मतलब था कि तीसरी और आठवीं चोटियां सबसे ऊंची थीं। ये दो चोटियां इतनी ऊंची थीं कि चोटी बादलों से ढकी रहती थी और गर्मियों के मध्य तक बर्फ पिघलती नहीं थी। लेकिन वह शिखर पिघल रहा है। अंतिम प्राचीन शक्ति थी, विनाश की अग्नि। अन्य लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं होगा। ये प्राचीन शक्ति 2 सप्ताह में इस तीसरी चोटी का लगभग आधा हिस्सा पिघला देगी। मानव, ये गर्म है। यह क्या है? एगू, शीर्ष पर पहुंचते ही केल कराह उठा। क्या ये लावा नहीं है? मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा है। ये जंगल की आग से भी ज्यादा गर्म है। यह एक दिलचस्प शक्ति है। केल और राउंड के सामने लावा दिखाई दिया। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़ा लावा गड्ढा था। बेशक ये चोटी ज्वालामुखी नहीं थी। हालांकि ये लावा पहाड़ को पिघला रहा था। वे आग से निकलने वाली तीव्र गर्मी को महसूस कर सकते थे। लेकिन केल को ये कम महसूस हो रहा था क्योंकि उसके गले में आग को दबाने वाला पानी और दिल की जीवन शक्ति थी। उसने लावा के गड्ढे के बीच की तरफ देखा। हाँ, उसे यकीन नहीं हुआ। लावा गड्ढे के बीच में एक सुनहरी सुअर की मूर्ति गोल गोल घूम रही थी। राउंड, केल ने राउंड को आवाज लगाई, जो अपने सामने के दिलचस्प नज़ारे को देख रहा था। राउंड देख सकता था कि केल उसके सामने अपना जादुई बैग खोले खड़ा है। यह क्या है? मानव, पैसे सौंप दो। राउंड ने चांदी के सिक्के केले के बैग में डालने से पहले कुछ बार पलकें झपकाईं। केल धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। काफी समय हो गया था जब उसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ऐसा कुछ किया था। तनाव से मुक्ति के लिए अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना सर्वोत्तम है। हाँ 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 हाँ, केल जोर से हंसने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मानव, तुम क्यों हंस रहे हो? राउंड पीछे की ओर चला गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि केल हंस रहा था। केल को इस तरह हंसते देखना अजीब था, लेकिन ये देखना अच्छा था। हालांकि केल ने जो करना शुरू किया वह अजीब था। खनक खनक, केल ने मुट्ठी भर चांदी के सिक्के उठाए और उन्हें लावा में फेंक दिया। मानव, क्या तुम्हें पता है कि कितने चिकन कटार हैं? कितनी कैंडी? मानव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मानव, हाँ 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 हाँ। केल राउंड की बात नहीं सुन रहा था। उस समय कुछ अजीब होने लगा। वे शोर सुन सकते थे क्योंकि चांदी के सिक्के पिघले नहीं थे और लावा से ऊपर उठकर रास्ता बनाने लगे थे। इस प्राचीन शक्ति का पूर्व स्वामी एक लालची और धनी योद्धा था। इस अंतिम प्राचीन शक्ति को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता थी। पैसे को पानी की तरह खर्च करना सचमुच अच्छा लगता था। हाँ 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 हाँ, केल ने जोर से ठहाका लगाया और अपने सामने चांदी के सिक्के फेंकना जारी रखा। धीरे धीरे पैसों से बना चांदी का रास्ता बनना शुरू हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे कोई सामने आएगा। केल को विनाश की आग के मालिक की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी पागल व्यक्ति को देख रही हो। क्लैंग, चांदी के सिक्के बर्फ की तरह उड़ते रहे। आह, यह तो आनंद है। ये और भी अच्छा था क्योंकि यह किसी और का पैसा था। उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, चलो सब कुछ फेंक दें। केल ने मुट्ठी भर चांदी के सिक्के उठाकर उन्हें सुनहरे सुअर की मूर्ति की ओर फेंकना जारी रखा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन यह देखना बहुत ताज़ा है। 5 वर्षीय राउंड अराजकता की स्थिति में आ गया। केल को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह देख रहा था कि चांदी के सिक्के उसके लिए रास्ता बनाने के लिए ऊपर की ओर तैर रहे थे। विनाश की आग को वास्तव में लावा या आग नहीं कहा जा सकता। यह एक तरल ज्वाला थी क्योंकि आग तरल जैसी अवस्था में थी। लेस देन 10 फिंगर पर्वत की तीसरी चोटी पर दिखाई देने वाली विनाश की आग तब तक नहीं बुझी जब तक कि उसने पूरी चोटी को नष्ट नहीं कर दिया। जब तक एक एल्फ जिसके पास अग्नि तत्व था ने प्राचीन शक्ति अर्जित नहीं कर ली, तब तक कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। ग्रेटर दैन उपन्यास में लोगों ने इस शक्ति को उचित तरीके से अर्जित नहीं किया। हालांकि उपन्यास में इसके बारे में पढ़ने के बाद केल को शक्ति अर्जित करने का उचित तरीका पता था।
लेस देन। हालांकि लोगों ने लावा में पैसे फेंकने के बारे में नहीं सोचा। ये बहती आग पैसे को जला नहीं सकती थी। ग्रेटर देन। तुम क्यों पूछ रहे हो? योजक चिन्ह। मैंने बहुत दिनों से ऐसा महसूस नहीं किया था। आह, पैसों की खुशबू। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन सत्ता का मालिक पैसे का दीवाना था। योजक चिन्ह। पैसे फेंकते रहो। मैंने अपने पागल दोस्त के अलावा किसी और को इस तरह चांदी के सिक्के बर्बाद करते नहीं देखा। मुहाहाहा, हा हा हा। केल और प्राचीन शक्ति के मालिक दोनों हंस रहे थे। हंसते समय चांदी के सिक्के लावा में उड़ते रहे। रावण ने अपने वैकल्पिक आयाम से अपना गुल्लक निकाला और उसे अपने पास रखा। उसने गंभीर भाव से केल और अपने गुल्लक के बीच आगे पीछे देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? केल को अजीब लगा क्योंकि उसने अचानक हंसना बंद कर दिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उबलते लावा के ऊपर चांदी के सिक्कों का एक रास्ता चमक रहा था। वह चांदी की रोशनी लाल बालों वाले केल के साथ अच्छी तरह से मेल खाती थी। कमजोर इंसान, क्या अगर आपके पास पर्याप्त पैसे न हो तो मुझे बताइए। मैं आपको अपना गुल्लक देने को तैयार हूं। केल ने नाक भान सिकोड़ी। केल कभी बच्चों से पैसे नहीं चुराता था। उसे बलगम से भरे पैसे पसंद नहीं थे। पैसा, मुझे पैसे की खुशबू और भी ज्यादा सूंघने दो। इसके अलावा उसके पास राजकुमार की ओर से 2 लाख चांदी के सिक्के भी थे। यहाँ केल इस समय बहुत दयालु व्यक्ति लग रहा था। लेस देन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्फ पूरी तरह से विनाश की आग पर नियंत्रण नहीं कर पाया और उसे बेकार की शक्ति मानता था। हालांकि एल्फ को बाद में इस बात का पछतावा होता अगर उसे पता होता कि अगर वह बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार होता तो वह विनाश की आग की पूरी शक्ति के और करीब पहुंच सकता था। ग्रेटर देन। विनाश की आग का भूतपूर्व मालिक योद्धा धन का बहुत लालची था। उसे सत्ता या प्रसिद्धि की चाह नहीं थी। बचपन में गरीबी में रहने के कारण उसे हर चीज से ज्यादा धन की चाहत थी। मैं भी इसी तरह पैसे को कचरे की तरह फेंकना चाहता था, लेकिन उन कमीनों ने सब चुरा लिया। मेरा पैसा, साथ ही मेरे दोस्तों का पैसा। उन कमीनों, तुम क्रूर कमीनों ने हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया। सुनहरा सूअर बहुत ज्यादा गालियां बकने लगा। केल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सुनहरे सूअर की ओर चलने लगा। हाँ, बहुत परेशान करने वाला है। केल अब पैसों से भरे पूरे बैग निकाल रहा था और चलते चलते उसे अपने सामने उड़ेल रहा था। हाँ, आप अद्भुत इंसान हैं। पूर्व मालिक की आवाज कांप रही थी। ऊन ऊन। केल मुस्कुराने लगा। अब सुनहरी सूअर की मूर्ति और भी चमक रही थी। सेजल। लावा से लाल भाप उठने लगी। रावण भाप से बचने के लिए ऊपर की ओर उड़ गया। ये भाप थी जिसके अंदर आग थी। पाक। अविनाशी ढाल और उसके पंखों ने केल के शरीर को ढक लिया। ये शारीरिक श्रम से बेहतर नहीं है। केल इस दोहराव वाली प्रक्रिया से थक गया था। यहां तक कि पैसे इधर उधर फेंकना भी कुछ समय बाद उसे उबाऊ लगने लगा। केल ने अपनी जीभ चटकाए और पैसे और भी तेजी से डालना शुरू कर दिया। वह जल्द ही लावा गड्ढे के बीच में बनी सुनहरी सूअर की मूर्ति के सामने पहुंचने में सफल हो गया, क्योंकि गड्ढा बहुत चौड़ा नहीं था। जैसे ही केल मूर्ति के सामने पहुंचे, आवाज फिर से बोलने लगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपके पास सही दृष्टिकोण है। अगर आपके जैसा कोई व्यक्ति इस तरह से पैसा बर्बाद करने को तैयार है, तो आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर पाएंगे। प्राचीन शक्ति के मालिक ने उसे मंजूरी दे दी थी और वह केल को सूअर की मूर्ति को पकड़ने के लिए कह रहा था। हालांकि प्राचीन शक्ति का मालिक केल की अगली हरकतों को देखकर केवल अविश्वास में बोल सकता था। क्लांग क्लांग। केल ने और भी अधिक चांदी के सिक्के निकाले। इतने सारे। वह अभी भी सभी 2 लाख चांदी के सिक्कों का उपयोग करने से बहुत दूर था। हे भगवान, मैंने पहले कभी ऐसा पागल इंसान नहीं देखा। तुम जरूर कोई फरिश्ता हो। प्राचीन शक्ति का स्वामी अपनी प्रशंसा को छिपा नहीं सका। स्वामी जितना अधिक खुशी से चिल्लाता, सूअर की मूर्ति उतनी ही अधिक जोर से कंपन करने लगती। पूरा शिखर हिलने लगा। सेजल सेजल। लाल भाप हवा में ऊपर उठने लगी और सूअर की मूर्ति की ओर बढ़ने लगी। केल को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह बेपरवाही से सभी 2 लाख चांदी के सिक्के उड़ेलता रहा। योजक चिन्ह ... प्राचीन शक्ति के स्वामी के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। केल ने आखिरकार सारे चांदी के सिक्के बाहर निकालकर अपनी पीठ सीधी की। उसे पसीना आ रहा था। ये कठिन काम है। केल ने ये कहते हुए चमकती हुई सूअर की मूर्ति की ओर देखा। लाल वाष्प सुनहरी सूअर की मूर्ति के चारों ओर फैल रही थी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैंने इस पर कुछ देर तक विचार विमर्श किया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम पर मेरे दोस्त का प्रभाव है। दोस्त की ताकत।
क्या वह उस चोर का दोस्त था जो साउंड ऑफ द विंड का मालिक था? केल को लगा जैसे उसने फिर से कुछ बेकार की बात सीख ली है। फिर मालिक के अगले शब्दों पर वह भौंचक्का हो गया। वास्तव में कोई भी सामान्य व्यक्ति प्राचीन शक्तियों का स्वामी नहीं है। ये लो, इसे ले लो, ये सब कुछ नष्ट करने की शक्ति है। बेशक पैसा मेरा है। ओह! प्राचीन शक्ति कैल की ओर तैरने लगी। लाल भाप से घिरी हुई सुनहरी सुअर की मूर्ति अब कैल की नाक के सामने थी। वह मेरी अपेक्षा से सस्ता है। उसे नहीं पता था कि सिर्फ 2 बिलियन गैलन से ऐसा हो जाएगा। केल ने धीरे धीरे अपना हाथ सुनहरे सुअर की मूर्ति की ओर बढ़ाया। एक बार जब उसे यह शक्ति मिल जाएगी तो उसके पास बचाव, पुनर्जीवित करने, भागने और हमला करने की शक्तियां होंगी। उसी समय मालिक ने फिर से बोलना शुरू किया। यह दिलचस्प है कि आप पत्थरों की भूमि पर हैं लेकिन आपके पास प्राचीन शक्ति नहीं है। बोल्ड, केल झेप गया। ईमानदारी से कहूं तो पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं नष्ट नहीं कर सका। एक ऐसा पत्थर भी है जिसे मैं नष्ट नहीं कर सका। मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करूंगा क्योंकि आपने मेरी नाराजगी दूर करने में मेरी मदद की। यह एक अन्य प्राचीन शक्ति का संकेत था। उद्धरण ... लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। केल को जो कुछ भी पहले से ही था उससे वह खुश था। उसके पास अग्नि को दबाने वाला जल और प्रभुत्वशाली आभा भी थी। शायद ही कोई अन्य मनुष्य ऐसा था जिसके पास इतनी सारी प्राचीन शक्तियां थीं। चट्टानों का राजा, विशाल कोबलस्टोन जिसे सुपर रॉक के नाम से जाना जाता है, पत्थरों की भूमि में है। पत्थरों की भूमि, रोआन राज्य के बारे में सुनकर केल के चेहरे पर अच्छा भाव नहीं था। यह विशालकाय पत्थर क्यों होना चाहिए था? केल को इस बारे में बुरा लगा। केल ने उस प्राचीन शक्ति को कोई जवाब नहीं दिया जिसने कुछ और नहीं कहा और बस सुनहरे सुअर की मूर्ति को छुआ। सिज्जल, केल का हाथ भाप से छू गया लेकिन उसे चोट नहीं लगी। उसकी उंगलियों के पोरों ने सुअर की मूर्ति को छुआ। सोने और लाल रंग की रोशनी का मिश्रण कैल की ओर बढ़ा। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को पिघलाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। आप दर्द से बच जाएंगे। प्राचीन शक्ति के स्वामी की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। केल ने अपनी कमीज उठाए और देखा कि अब उसकी छाती पर चांदी की ढाल पर गुलाबी सोने का वज्र था। केल को राहत मिली। ये सुअर नहीं है। पहले बनी सुअर की मूर्ति बहुत प्यारी थी लेकिन वह ऐसा टैटू नहीं बनवाना चाहता था। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राउन ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यह क्या हो रहा था। सेजल, जब चांदी के सिक्के चांदी के वाष्प में गायब हो गए तो तेज आवाज आए। उसी समय लाल लावा फूट पड़ा और कैल के हाथ के सामने एक गोलाकार आकृति बन गई। कैल ने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया मानो वह गोलाकार आकृति को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। पाट, लावा का गोला एक शांत शोर के साथ गायब हो गया। तीसरी चोटी के ऊपर केवल एक चौड़ा गड्ढा बचा था। मानव, क्या पहले वाली शक्ति अब तुम्हारी है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तुम मेरी छोटी उंगली के आधे हिस्से जितनी मजबूत हो। अब तुम बहुत ही कम मात्रा में मजबूत हो। राउन की स्वीकृति पाकर केल मुस्कुराया। एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। अब जब लावा की गर्मी चली गई थी तो इस चोटी की चोटी फिर से ठंडी हो गई थी। उसी समय राउन अपने गुल्लक को अभी भी अपने पंजे में पकड़े हुए उसके पास पहुंचा। लेकिन मानव, क्या मैंने तुम्हें ये बताने के लिए इसलिए इंतजार किया क्योंकि तुम ध्यान केंद्रित कर रही थी? राउन खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। केल को अचानक एक अशुभ एहसास हुआ। राउन ऐसा क्यों कर रहा था? राउन ने सहजता से कहा, जादुई भालाधारी आदमी पास ही है। हम कौन? केल अस्थायी रूप से भूल गया कि वह कौन था। वह अभी हाल ही में आया है। मैं उसकी लोकेशन समझ सकता हूँ। केल को गुप्त संगठन के जादुई भालाधारी की याद आ गई। वे हेस द्वीप 12 पर मिले थे। जादुई भालाधारी को राउन के मन के तीर से चिन्हित किया गया था इससे पहले कि वह सुनहरे तलवार मास्टर के साथ भाग गया। वह यहाँ क्यों होगा? 1 साल बड़ा होने के बाद राउन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था लेकिन उसके पैर अभी भी छोटे और मोटे थे। उन छोटे पैरों में से एक 7वें और 8वें शिखर के बीच की जगह की ओर इशारा करता था। मैं उसे वहां महसूस कर सकता हूँ। केल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। 7वीं और 8वीं चोटियों के बीच मायावी जादू से छिपा हुआ एक गांव था। स्वाभाविक रूप से यह एल्फ विलेज था। कहा जाता है कि यह एक परीक्षा भूमि जैसा था जिसमें एक छोटी सी झील और सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे। अब क्या? जैसी कि उम्मीद थी, इस घटना का वर्णन द बर्थ ऑफ ए हीरो के पहले 5 खंडों में नहीं किया गया था। केल को लगा कि वह उन लोगों को जानता है जिन्होंने एल्फ गांव को इतना खतरे में डाल दिया कि 5 एल्व्स एक मानव गांव में आ गए। क्या जादू का भालाधारी बिना किसी कारण के आया होगा? एल्व्स अभी आम के खिलाफ लड़ रहे होंगे।
रावण ने फिर कहा, ओह, और पिछली बार वाला लड़का आ रहा है। पिछली बार। केल ने अपना चेहरा ढकने वाले हाथ नीचे कर लिए। उसने इतने सारे लोगों को देखा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रावण किसके बारे में बात कर रहा था। वह बहुत तेजी से आ रहा है। वह पहले से ही शिखर के करीब है। मैं छिपा हुआ हूं। केल चाहता था कि रावण उसे ऐसी बातें जल्दी से बता दे। रावण चुप था ताकि केल को प्राचीन शक्ति प्राप्त करते समय बीच में न रोके, लेकिन केल के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे अब यह जानकर बुरा लग रहा था कि वह कौन था। हमेशा ऐसा ही होता था। सरसराहट। केल को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। हाँ, वह खुद को रोक नहीं पाया और आहें भरने लगा, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। केल गड्ढे के बीच में खड़ा था और उसने उस व्यक्ति को देखा जो वहां आया था। मुझे याद है, वहां था। आगंतुक ने चौंक कर चारों ओर देखा। उसने कुछ दिन पहले यहाँ लावा देखा था। यह अतिरिक्त मुद्दा परेशान करने वाला था, जबकि वे एक बड़े सिरदर्द से जूझ रहे थे, लेकिन उसने उस शक्ति में कुछ उम्मीद देखी थी। जो आदमी इधर उधर देख रहा था, उसने कईल से नजरें मिलाईं। कईल के लाल बालों से ऐसा लग रहा था जैसे लावा गायब हो गया हो और एक इंसान में बदल गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तुम हो। आगंतुक। पेंड्रिक द हीलर को अपने सामने खड़े लाल बालों वाले आदमी की याद आ गई। वह वही व्यक्ति था जिसे गार्जियन नाइट ने रेस्तरां में रोका था। वह आदमी कौन है? तुमने उसे क्यों रोका? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मुझे भी पक्का पता नहीं है। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम उस सीनियर को न जाने। ये पहली बार था जब संरक्षक शूरवीर ने किसी इंसान के बारे में ऐसा कुछ कहा था। उस आदमी के चेहरे पर उदासीनता देखकर पेंड्रिक ने बोलना बंद कर दिया। इसके विपरीत गड्ढे के बीच में खड़ा आदमी बोलना शुरू कर दिया। यह एक ठंडी आवाज थी। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? केल पहले से भी अधिक अज्ञानता का दिखावा कर रहा था।